video, we discussed about excess demand and the measures to correct excess demand, both fiscal policy measures and monetary policy measures. In this video, we will be talking about measures to correct deficient demand, and the best part is that it is very similar to what we have read in the measures to correct excess demand, and the things are exactly the opposite. So first of all, let's talk about what is a deficient demand. Deficient demand क्या होता है? So deficient demand is a situation in macroeconomics in an economy when aggregate demand is less than aggregate supply. Or you can say when aggregate demand is less than aggregate supply in full employment level of output in the country. So this is the definition जो आपको देनी होगी. This is a proper definition जो आपको देनी है for deficient demand. Or in other words, you can just remember when aggregate demand is less than aggregate supply, जब economy में firms हो गई, government हो गई, consumers हो गए, producers as I just said firms, वो इतनी demand नहीं कर रही है, supply ज़्यादा है, ठीक है. total demand aggregate demand कम है and aggregate supply ज़्यादा है. तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा deficient demand create. and deficient demand की वजह से डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है, मतलब एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है. अब जस्ट लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इज ऑल्सो अ सिचुएशन दैट वी डोंट वांट फॉर इट टू प्रिवेल इन द इकोनॉमी. हम नहीं चाहते हैं कि चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा कम हो जाएं, लोग एकदम डिमांड करना एकदम कम कर दे, बिकॉज अगर कंजम्पशन कम हो जाएगा लोगों का तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी एकदम रिसेशन पे चली जाएगी, राइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट मनी सप्लाई जो है वो ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एकदम परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए. तो डेफिशिएंट डिमांड के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें पूछ सकता है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है या फिर डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें एक ही होती है. डिफ्लेशन क्रिएट ही इसलिए होता है क्योंकि डिमांड कम है, डेफिशिएंट डिमांड है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो जाता है, मतलब चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही है और सप्लाई ज़्यादा है. मनी सप्लाई कम हो चुका है इकोनॉमी में. अब हमें क्या करना है? हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है, हमें इस डेफिशिएंट डिमांड से डील करना है. तो ये दो तरीके से हो सकता है. एक गवर्नमेंट डील करती है, उन पॉलिसीज़ को कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज़, एंड दूसरी सेट ऑफ पॉलिसीज़ जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है उनको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज टू टैकल डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड. ये पॉलिसीज इस तरीके की होनी चाहिए कि हम लोगों को एनकरेज कर पाए कि आप अपनी डिमांड बढ़ाओ ताकि डेफिशिएंट डिमांड को ओवरकम किया जा सके, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ सके. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या चीज़ें कर सकती है? दो चीज़ें होती हैं बेसिकली हमारे सिलेबस में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड. तो जब डिफ्लेशन है, जब डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है और टैक्सेस कम कर देती है. देयर इज़ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर और मे बी इन सर्टन अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बढ़ा देती है ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इकोनॉमी में वो ज़्यादा हो और ताकि लोगों की इनकम भी बढ़े. अब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे एंड मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में. तो डेफिशिएंट डिमांड से डील हो सकती है. दूसरा है टैक्सेस की मदद से. अब टैक्सेस कम कर दो, यू रिड्यूस द इनकम टैक्स. इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी. तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे? स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड भी ज़्यादा करेंगे. तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि गवर्नमेंट डिफ्लेशन के टाइम पे, डेफिशिएंट डिमांड जब चल रही है इकोनॉमी में, उस टाइम पे डेफिसिट बजट इंट्रोड्यूस करता है. मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देता है एंड रिसीट्स कम कर देता है. तो दैट इज डेफिसिट बजट जो इंट्रोड्यूस करता है. इसको क्योंकि करना पड़ता है ताकि वो लोगों को अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए एनकरेज कर सके. Next, let's talk about the policies introduced by RBI. We have quantitative and qualitative instruments जो कि RBI introduce करता है under monetary policy. सबसे पहले we have bank rate and repo rate. I am not going to discuss the definition of these two. मैंने पिछले वीडियो में कर रखी है. तो बैंक रेट डिक्रीज करने से क्या होगा? जब एनीवेज मुझे शायद एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. तो बैंक रेट, रेपो रेट दोनों एक चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ होती है. द डिफरेंस इज दैट बैंक रेट इज़ फॉर a longer period of time, is for the long term, and repo rate is for the short term. अब होता क्या है ये? It is the rate at which the central bank lends to the commercial banks.
तो अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है इकोनॉमी में, बिकॉज उसकी मदद से ही डेफिशिएंट डिमांड को डील किया जा सकता है, तो अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बैंक रेट और रेपो रेट कम कर देंगे. If the rate at which the central bank is lending money to the commercial banks is decreased, so this means that the rate at which commercial banks are going to lend money to the public will also increase. उनको जो लोन मिल रहा है सेंट्रल बैंक से उसका रेट कम हो गया, तो डेफिनेटली वो जो लोन दे रहे हैं हमें, वो उसका रेट भी कम कर सकते हैं. तो अगर हमें कम रेट्स में लोन मिलेगा तो हम ज़्यादा लोन लेंगे. ठीक है, हम एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए, एंड हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया है, अब हमने सस्ते दाम में लोन ले लिया है. दूसरा इज डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे कैन कीप देयर सरप्लस विद द सेंट्रल बैंक. वो अपना जो भी उनका सरप्लस फंड होता है ना, दे कैन पार्क दैट सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक. तो उसके बदले में सेंट्रल बैंक उन्हें इंटरेस्ट देता है, तो उसको ही रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं. द रेट विच इज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक. तो अगर हमारा सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम सरप्लस फंड्स डिपॉजिट करेंगे सेंट्रल बैंक के साथ, क्योंकि उनको कम रेट मिल रहा है सेंट्रल बैंक से, और इंस्टेड वो क्या करेंगे, वो एज लोन पब्लिक को देंगे क्योंकि उस तरफ से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, एज कम्पेयर टू जो उनको मिलता है अगर वो डिपॉजिट करते हैं विद द सेंट्रल बैंक. तो इसलिए वो जो RBI क्या करता है ना, वो रेपो रेट ही कम कर रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक को अपने सरप्लस डिपॉजिट्स देने के बजाय उनको एज लोन पब्लिक को एडवांस कर दे. इससे क्या होगा, मनी सप्लाई अगेन बढ़ जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन डील हो जाएगी. दूसरा इस OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो RBI होता है, इट डील्स इन द सेलिंग एंड द बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो डिफ्लेशन के टाइम पे जब मनी सप्लाई कम है उस टाइम पे वो बाय करेगा सिक्योरिटीज, परचेज करेगा सिक्योरिटीज को, बिकॉज अगर वो सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो उसके बदले RBI डेफिनेटली क्या देगा, मनी देगा. तो उसकी वजह से जो पब्लिक के हाथ में पैसा है, जो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स है, वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज दे आर सेलिंग देयर. मतलब कमर्शियल बैंक्स तो बेच रहा है, RBI खरीद रहा है, तो अब कमर्शियल बैंक्स बेच रहा है सिक्योरिटीज़ को, तो उसको उसके बदले फंड्स मिलेंगे, एंड वो उन फंड की मदद से मनी सप्लाई बढ़ा सकता है. सो दिस परचेज ऑफ सिक्योरिटीज विल बी डन बाय RBI ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाए. नेक्स्ट अप वी हैव LRR. LRR में वी हैव CRR, cash reserve requirements, and SLR, statutory liquidity ratio. Okay, CRR, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. तो सबसे पहले let's talk about CRR. CRR is basically the minimum percentage of net time and demand deposits जो कि commercial banks को मेंटेन करके रखना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक, कि भाई आपको इतना कैश रिजर्व्स तो सेंट्रल बैंक के साथ डिपॉजिट करके रखना ही पड़ेगा. एंड SLR इज कि आपको इतना परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का खुद मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स. तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए RBI LRR कम कर देता है, CRR की परसेंटेज एंड SLR की परसेंटेज कम कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन एडवांस कर सके टू द पब्लिक. Now let's talk about qualitative instruments. सबसे पहले margin requirements. It's basically the difference between the loan जो हम ले रहे हैं and the collateral, the security जो हम उसके against दे रहे हैं. For example, अगर मैं 1 लाख का लोन ले रही हूँ तो जो बैंक्स होते हैं ना, वो मुझसे 1,50,000 की मार्जिन की सिक्योरिटी लेते हैं, ताकि अगर मैं फ्यूचर में कभी लोन वापस ना कर पाऊँ तो वो सिक्योरिटी को बेच के जो अमाउंट उन्होंने मुझे लोन दी थी उसको रिकवर कर पाए. So this difference of the loan that I've taken and the security that I've given against the loan is what is known as margin requirements. तो लोगों को encourage करने के लिए कि वे और लोन ले, RBI margin requirements कम कर देता है. मतलब पहले मुझे 1 लाख के लोन के लिए 1,50,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, बट अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएगी तो मुझे 1 लाख के लोन के लिए सिर्फ 120,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ी है. तो ऑब्वियसली आई विल बी एनकरेज्ड टू टेक दैट लोन अप, राइट. Next is moral suasion. Moral suasion is again the policy of persuasion and pressure. मतलब जो RBI है ना, वो हिंट देती है थ्रू स्पीचेस एंड कुछ तरीके से यू कैन से कि कुछ एडवाइस देती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करो. उनमें मे बी प्रेशर बनाती होगी या फिर परसुएट करने की कोशिश करती है कि आप कम लोन एडवांस करो, ज़्यादा लोन एडवांस करो. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी.
क्योंकि यहाँ पे हम डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो थ्रू मोरल सुएशन वो एडवाइस देती है, प्रेशर बनाती है, परसुएट करती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप ज़्यादा लोन दो, राइट? बिकॉज हम डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, डिफ्लेशन की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मनी सप्लाई कम हो रखा है, हमें बढ़ाना है, सो जस्ट डू समथिंग फॉर इट. सो हिंट्स देती है, स्पीचेस थ्रू आर्टिकल्स, प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन एडवांस करिए. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, विड्रॉ ऑफ क्रेडिट राशनिंग. सो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है कि इसको हटा दिया जाता है, क्रेडिट राशनिंग को. क्रेडिट राशनिंग ये होती है कि आप हर एक सेक्टर्स ना, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, जिसमें वो सेक्टर की प्रायोरिटी वाइज वो कितना क्रेडिट ले सकते हैं डिटरमिन कर देता है कि ये सेक्टर है, इसको इतना क्रेडिट देना है और सिर्फ इन पर्पसेस के लिए देना है, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दो. ये तब होता है जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो मैं बहुत सोच समझ के क्रेडिट देना होता है. लेकिन अभी मनी सप्लाई कम है, डेफिशिएंट डिमांड हो रखी है, हमें ज़्यादा करना है मनी सप्लाई को, तो वो विड्रॉ कर देता है क्रेडिट राशनिंग. अब ऐसी कोई क्रेडिट राशनिंग नहीं है, अब ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं है. जिस सेक्टर को जिस पर्पस के लिए जितना लोन चाहिए, ऑब्वियसली आफ्टर ऑल द ड्यू प्रोसेसेस आप दो उन्हें, ओके, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अंडरगोइंग डिफ्लेशन, मनी सप्लाई बहुत कम है. सो एज यू माइट हैव yourself experience the very fact कि बहुत सारी चीज़ें एकदम सेम थी. So with this we come to an end of the topic called measures to correct excess demand and deficient demand. Do let me know कि next topic कौन सा पढ़े.